नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने आज तक एक किलर को नहीं पकड़ा तो आपको ये सच लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। उल्टा ये किलर पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता था कि मुझे पकड़ के दिखाओ, और पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर्स भेजता था। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ यंग कपल्स का खून करता था। तो जानते हैं आज ज़ोडियाक किलर की पूरी कहानी। बीस दिसंबर 1968 डेविड फैराडे और बेट्टी लो जेन्स ये दोनों अच्छे दोस्त थे। ये दोनों हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे। 20 दिसंबर को ये दोनों डेट पर गए हुए थे। उनके एक दोस्त से मिलने के बाद वो दोनों कार लेके लेक हरमन रोड पर गए, और वो पूरा एरिया यंग कपल्स के लिए फेमस था। फिर रात को 10:15 बजे उन्होंने वहाँ पे कार पार्क की। डेविड और बेट्टी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन तकरीबन 11 बजे एक लेडी को इन दोनों की डेड बॉडी मिलती है। वहाँ पर क्राइम डिपार्टमेंट को कोई भी लीड नहीं मिलती कि ये अचानक कैसे हो गया। बाद में फॉरेंसिक डाटा की मदद से रॉबर्ट ग्रे स्मिथ बताते हैं कि उस वक्त एक और कार वहाँ पर आई थी, और उस कपल के गाड़ी के साइड में ही वो गाड़ी पार्क हुई थी। उसके बाद उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और डेविड और बेट्टी के गाड़ी के पास आया। बेट्टी गाड़ी से बाहर उतरती है, पर जब डेविड गाड़ी से बाहर निकलता ही होता है कि तभी वो आदमी डेविड के सर पर गोली मारता है और उसे हेडशॉट दे देता है। फिर वो किलर बेट्टी की पीठ पर 5 गोलियां मारता है जब वो भागने के लिए पीछे मुड़ती है, और वो किलर इन दोनों को मारकर वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन ये किलर एक ही मर्डर पर नहीं रुकता। 4 जुलाई 1969 डैरलेना फेरिन और माइकल मगेउ ये दोनों जब ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में जाते हैं, जो कि कैलिफोर्निया वेलेहो में मौजूद है, और ये जो ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क है वो पहले मर्डर के लोकेशन से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर था। वो कपल भी सेम जब कार में बैठा हुआ था, तभी एक और कार वहाँ पर उनके साइड में आती है और इमीडिएटली वहाँ से जाती है। पर 10 मिनट बाद फिर से उनके पास वो कार आती है, और फिर से डैरलेन फेरिन की कार के पीछे वो कार आके रुकती है। उस कार से एक आदमी बाहर आता है। इन दोनों के पास आने के बाद वो आदमी इनकी आंखों पर फ्लैशलाइट मारता है, और उसके बाद ही 5 बार पिस्टल से उन पर शॉट मारता है, और पिस्टल की गोलियां फेरिन और मिचेल दोनों को लगती है। फिर वो किलर वहां से कार लेके भाग जाता है। वो किलर वापस आता है और पुलिस डिपार्टमेंट को इस मर्डर के बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि ये दोनों मर्डर्स मैंने खुद किए हैं, और जो इसके पहले मर्डर हुआ था फैराडे और बेट्टी का, वो भी मर्डर मैंने ही किया था। ये सब कुछ किलर पुलिस को कॉल करके बताता है। जब पुलिस इस किलर के कॉल का लोकेशन ट्रेस करती है, तब उनको पता चलता है कि कॉल का लोकेशन फेरिन के घर से सिर्फ 500 मीटर दूर था, और वेलेहो के पुलिस डिपार्टमेंट के पास में ही ये लोकेशन शो हो रहा था। डैरलेन हॉस्पिटल में जाने के बाद मर जाती है, पर मिचेल मगेउ चेस्ट पर और गर्दन पर गोली लगने के बाद भी बच जाता है। उससे पूछने के बाद वो किलर की एज 26 से 30 तक बताता है, और उसका वेट होगा लगभग 88 से 91 kg के बीच में। किलर की हाइट वो 5 फुट 8 इंच बताता है। चलो इस बार पुलिस के हाथ कुछ तो लगा। फिर वो किलर 1 अगस्त 1969 में वेलेहो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर इन तीनों को 3 लेटर्स भेजता है। वो उस लेटर्स में पूरे लॉ एनफोर्समेंट को ताना मारता है और क्रिप्टिक क्लूज से खुद की पहचान बताने की कोशिश करता है। उस लेटर में क्रॉस सर्कल बना के उसमें कुछ लेटर्स लिख दिए थे, और उस वक्त से ही ये उसका सिग्नेचर बन गया था। किलर ने न्यूज़पेपर वालों से डिमांड की थी कि हर न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए, नहीं तो वो उसी वीकेंड में बहुत सारे लोगों को मारेगा। 7 अगस्त 1969 में सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर कंपनी को एक लेटर मिला। उसमें लिखा हुआ था कि डियर एडिटर, दिस इज ज़ोडियाक स्पीकिंग। ये पहली बार था कि ज़ोडियाक किलर ने उसकी पहचान बताई थी। तब से सबको पता चला कि इसका नाम ज़ोडियाक है। 8 अगस्त 1969 में डोनाल्ड और बेट्टी हार्डन इन दोनों ने मिलके ज़ोडियाक का 807 सिंबल वाला क्रिप्टोग्राम क्रैक किया था। उसमें ज़ोडियाक किलर ने खुद को द मोस्ट डेंजरस किलर बताया था, और आगे लिखा था कि वो अपने आफ्टर लाइफ के लिए
इन सारे स्लेव्स को कलेक्ट कर रहा है। ज़ोडियाक किलर के लेटर्स डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि वो क्रिप्टिक लेटर्स भेजता था जिसके मीनिंग ढूंढकर निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद 27 सितंबर 1969 में ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेफर्ड ये दोनों कपल्स पिकनिक पर गए हुए थे लेक बेरिएसा नाम के एक स्मॉल से आइलैंड पर। अब ये दोनों तो वहाँ पर पिकनिक को गए हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके पास एक आदमी आया। उसने एक हुडी पहनी हुई थी, मुंह ढका हुआ था और आंखों पर गॉगल था। उसने इन दोनों को कहा उसने एक गार्ड को मार के उसकी गाड़ी लेके भाग गया था। ये बात सुनकर हार्टनेल और शेफर्ड बहुत डर गए। फिर उस आदमी ने सेसिलिया शेफर्ड को कहा कि इस रस्सी से ब्रायन हार्टनेल के हाथ बांध दो। जब उस आदमी ने खुद चेक किया तो उसे पता चला कि शेफर्ड ने हार्टनेल के हाथों को एकदम ढीला बांधा हुआ है। फिर उसने उस रस्सी को टाइट किया। ये दोनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस आदमी के दूसरे हाथ में एक पिस्तौल भी थी। हार्टनेल को लगा कि अभी यह आदमी हमें लुटकर निकल जाएगा। उसे यह लग रहा था कि यह चोरी का मामला है, लेकिन तभी उस आदमी ने चाकू निकाला और इन दोनों पर वार करना शुरू किया। हार्टनेल पर 6 बार और शेफर्ड पर 10 बार उस आदमी ने वार किए, पर जाते जाते उस आदमी ने हार्टनेल की कार डोर पर जो लिखा था वो देखकर ही पता चलता है कि यह भी आदमी और दूसरा कोई नहीं बल्कि ज़ोडियाक किलर ही था। उन दोनों को मारने के बाद ज़ोडियाक ने नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस में एक टेलीफोन से कॉल किया। उसने उनको कहा रिपोर्ट अ मर्डर, नो अ डबल मर्डर। ज़ोडियाक ने यहाँ पर भी मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली थी, पर पुलिस क्राइम सीन पर जाके भी कुछ नहीं कर पाई। ज़ोडियाक किलर की केस में बहुत सारे सस्पेक्ट पर कैलिफोर्निया पुलिस को डाउट था। सस्पेक्ट मतलब कि जिन जिन आदमियों पर डाउट होता है उनकी पूछताछ की जाती है। पहला सस्पेक्ट था आर्थर लेग एलन। आर्थर नाम के इस आदमी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। आर्थर लेग एलन का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। एलन पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन और एनिमल क्रूएलिटी के चार्जेस भी थे। उसे नेवी से भी निकाला गया था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना था कि एलन और ज़ोडियाक की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। पर एलन के घर में पुलिस बम बनाने का फॉर्मूला भी मिला था। जो लोग ज़ोडियाक के अटैक से बच गए थे, जब उनसे मिलने के बाद ज़ोडियाक का वर्णन पूछा तो उन्होंने बताया कि एलन और ज़ोडियाक के चेहरे में बहुत डिफरेंस है। पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन की केस में जब एलन 3 साल तक जेल में गया था, तब उसी टाइम फ्रेम में पुलिस को ज़ोडियाक की तरफ से एक भी लेटर नहीं मिला था। लेकिन 1992 में हार्ट अटैक आने की वजह से एलन की मौत हो गई, इसलिए फिर बाद में कुछ साबित नहीं हो पाया कि आर्थर लेग एलन ज़ोडियाक किलर था भी या नहीं। फरवरी 1989 में एक रिसर्चर टॉम वाइट ने 1970s के सीरियल किलर टेड बंडी के फिंगरप्रिंट्स ज़ोडियाक किलर से मैच किए थे, तो उनको थोड़ा डाउट आया था, पर कोई सबूत नहीं मिला और सबूत न मिलने के कारण टेड बंडी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद का सस्पेक्ट बताया जाता है द मैनसन फैमिली। मैनसन फैमिली के सारे मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की थी, पर इनमें से एक भी ज़ोडियाक किलर साबित नहीं हुआ, इसलिए सबको छोड़ दिया गया। एक्चुअली मैनसन फैमिली ने एक बड़ा मल्टी मर्डर किया था, इसलिए उन पर तो शक होना ही था। मैनसन फैमिली के केस के बारे में किसी और दिन पर बात करेंगे। एक्चुअली उस पर एक पूरा वीडियो भी बन सकता है। टेड कैगिंस्की एक डोमेस्टिक टेररिस्ट और मैथमेटिशियन के नाम से फेमस था। टेड को भी ज़ोडियाक किलर का सस्पेक्ट बताया जा रहा था, इसलिए उस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, क्योंकि वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में काम कर रहा था जब ज़ोडियाक मर्डर्स कर रहा था। और ज़ोडियाक के जैसे ही टेड को भी क्रिप्टोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। पर फिंगरप्रिंट्स कंपैरिजन के बाद और ज़ोडियाक ये सब कर रहा था, उसी दिनों में टेड कैलिफोर्निया में मौजूद नहीं था, इसलिए FBI और SFPD ने टेड कैगिंस्की को छोड़ दिया। एडवर्ड एडवर्ड्स, जॉर्ज रसल टकर, जैक टेरेंस, ऐसे बहुत सारे लोगों पर पुलिस को शक था, लेकिन कोई प्रॉपर विटनेस और एविडेंस नहीं मिला। इसी वजह से किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई और आखिरकार आज तक ज़ोडियाक किलर केस अमेरिका से सॉल्व नहीं हो पाया। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स
इस केस में देखने को मिले। पर किलर का मकसद क्या था ये सब करने के पीछे, ये सवाल तो अधूरा ही रह गया। दोस्तों, ऐसे कुछ केसेस होते इस दुनिया में जो कभी सॉल्व नहीं होते, लेकिन इस केस में तो ज़ोडियाक ने खुद अलग अलग क्रिप्टोग्राम ये वो लेटर्स भेज के पुलिस को टॉन्ट मारे। मतलब पुलिस को कहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ, लेकिन उसमें से बहुत सारे लेटर्स तो डिकोड ही नहीं हो पाए। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ज़ोडियाक किलर कोई एक नहीं, शायद 2-3 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, ऐसी एक अनसॉल्व केस इंडिया में 1985 में हुई थी। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाने के बाद आप उस केस के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।